हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित कुमार और एटीसी एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5th पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। आगे का पार्ट मैं आपको आपके आने वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो बच्चों, इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा दक्षिण एशिया का परिचय। तो हमें सबसे पहले दक्षिण एशिया के बारे में जानना है कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं और ये किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम देशों के नाम जानते हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये सारे के सारे देश दक्षिणी एशिया में हैं। और दक्षिणी एशिया के सातों देश बच्चों एक दूसरे से भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अब हमें यह जानना है कि क्या सातों देशों के अंदर एक जैसी शासन प्रणाली पाई जाती है? तो बिल्कुल भी नहीं। तो इन्हीं टॉपिकों को हमें जानना है कि दक्षिणी देशों के अंदर एक जैसी शासन प्रणाली क्यों नहीं पाई जाती। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को और जानते हैं पहले पॉइंट को। भारत और श्रीलंका शुरू से ही लोकतंत्र वाले देश रहे हैं, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर कभी सैनिक शासन तो कभी लोकतांत्रिक शासन, दोनों तरीके का शासन रहा है। और नेपाल के अंदर बच्चों सबसे पहले तो राजतंत्र था, शुरू से लेकर राजतंत्र ही रहा है वहां पर, लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है उसके अंदर लोकतंत्र की। लेकिन मालदीव और भूटान के अंदर लगभग लोकतंत्र आ ही चुका है। यहाँ पे अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है बच्चों, जहां पर अभी पूरी तरीके से लोकतंत्र जिसे हम नहीं कह सकते, लेकिन यहां पर भी अब लोकतंत्र की शुरुआत हो चुकी है। अब हमें जानना है सार्क के बारे में। क्या है सार्क, इसके बारे में जानना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो देखिए, दक्षिणी एशिया के सातों देशों ने मिलकर अपना एक क्षेत्रीय संगठन बना रखा है, जिसका नाम रखा है उन्होंने सार्क। और सार्क की फुल फॉर्म बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेनी है, एग्जाम के अंदर ये कई बार पूछी गई है। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और वर्तमान में इसके अंदर 8 देश शामिल हैं। कितने देश हैं बच्चों? 8 देश। ये 8वां देश आखिर कब जुड़ा? देखिए, अप्रैल 2007 में दिल्ली में 14वां शिखर सम्मेलन सार्क का हुआ था बच्चों, और इसी के अंदर अफगानिस्तान को 8वां सदस्य बनाया गया था। तब से लेके अब तक इसके अंदर 8 देश हैं। और अब हमें जानना है दक्षिणी एशिया के देशों के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं बच्चों। हमें यहां पर बहुत सारे देशों के बारे में, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका आदि सभी देशों के बारे में ये जानना है कि उनके अंदर किस किस प्रकार की समस्याएं हैं और भारत के साथ उनके क्या संबंध है। लेकिन आज हम सिर्फ इसके अंदर पाकिस्तान की समस्याओं के बारे में जानेंगे, और जो आगे के वीडियोस आएंगे उसके अंदर हम बाकी देशों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तान। सबसे पहले हम पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान में लोकतंत्र को लेकर किस तरीके से समस्या बनी हुई है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने इस पहले पॉइंट को। भारत और पाकिस्तान में आजादी के तुरंत बाद लोकतंत्र को अपना लिया था, लेकिन बच्चों भारत के अंदर लोकतंत्र कायम रहा, परंतु पाकिस्तान में जनरल अयूब खान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था और अपना चुनाव करवा लिया। और जनता अयूब खान से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, यानी उसके ऊपर बहुत ज्यादा भड़की हुई थी, और मजबूर होकर अयूब खान को अपना पद छोड़ना पड़ा। जनरल अयूब खान के पद छोड़ने के बाद याहिया खान को सत्ता में आने का मौका मिला, और इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गया। लेकिन 1971 में भारत का युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, जिसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। उस समय जनरल याहिया खान ने बहुत बड़ी शर्मिंदगी महसूस करी और अपना पद छोड़ दिया। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में लोकतंत्र की सरकार बनी। ये सरकार 1977 तक चली, और उसके बाद 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक बार फिर सैनिक सत्ता पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद जब परवेज मुशर्रफ को लगने लगा कि जनता मेरे फेवर में है, तो उसने चुनाव करवा दिए, और चुनाव 2008 में हुए। और 2008 के चुनाव के बाद परवेज मुशर्रफ का तख्ता पलट हो गया और पाकिस्तान में एक बार फिर से चुनाव हुए, और उस चुनाव में आसिफ अली को राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद 2013 में पाकिस्तान में फिर से चुनाव हुए और नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया गया। बच्चों, ये लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री थे। 2017 में नवाब खान को हार का सामना करना पड़ा, और वर्तमान के प्रधानमंत्री इमरान खान से ये हारे थे। इस तरीके से पाकिस्तान में राजनीतिक असमानता बनी हुई है, और जो लोकतंत्र का भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है बच्चों। पाकिस्तान में अच्छा लोकतंत्र कायम नहीं हो पाया। कभी लोकतंत्र तो कभी सैनिक शासन वहां पर बदल बदल कर आता रहा है।
और अब हमें जिस टॉपिक के बारे में जानना है वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर पाकिस्तान के अंदर बार बार लोकतंत्र के मार्ग में रुकावटें क्यों आती रही है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस पहले पॉइंट को। पाकिस्तान की सेना जनता द्वारा चुनी गई जो सरकार है बच्चों उसका सम्मान नहीं करती है और राजनीति के अंदर सैनिक अधिकारी बार बार दखल देते रहते हैं। इसी कारणों से लोकतंत्र में बार बार रुकावटें पैदा होती हैं। और एक और बहुत बड़ा कारण है वो है भारत से भय। तो आइए जानते हैं इनके पॉइंटों को। पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में बच्चों भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है। पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही बड़ा खतरा है। भारत और पाकिस्तान के संबंध शुरू से बहुत ज्यादा खराब हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ज्यादातर लोग सुरक्षा पाना चाहते हैं, इसलिए सैनिक शासन को ज्यादा महत्व देते हैं। इससे सैनिक शासन को बढ़ावा भी मिलता है और लोकतंत्र के अंदर रुकावट भी आती है। और एक टॉपिक है जिसका नाम है आपसी गुटबाजी। इनकी वजह से भी लोकतंत्र हमेशा से गड़बड़ाता रहा है पाकिस्तान का। आइए देखते हैं इसके पहले पॉइंट को। पाकिस्तान में आपसी गुटबाजी बहुत ज्यादा है। 1947 में बच्चों 2 देश बने थे, आपको पता ही होगा, भारत और पाकिस्तान। आजादी के बाद भारत ने लोकतंत्र के साथ में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया था, जबकि पाकिस्तान ने अपने आप को एक इस्लामिक कंट्री के रूप में घोषित किया। इसीलिए तब से लेकर अब तक धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर शिया सुन्नी के बीच में विवाद बने हुए हैं। उदारवादी और कट्टरवादी लोगों के बीच में भयंकर विवाद बने हुए हैं। शिया सुन्नी और उदारवादी व कट्टरवादी लोग अपने अपने हिसाब से शासन चलाना चाहते हैं और इन चारों के बीच में बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से सेना को बीच में आकर इन्हें हटाना पड़ता है और फिर इन्हीं कारणों से परेशान होकर सेना को शासन चलाना पड़ता है, जिससे सैनिक शासन को बढ़ावा मिलता है और लोकतंत्र के रास्ते में बाधा आती है। और बच्चों यही कारण है जिनकी वजह से लोकतंत्र बार बार खत्म हो जाता है और सैनिक शासन आ जाता है। लेकिन लोकतंत्र भी वहां पर कई बार आ चुका है। इसके पीछे क्या रीजन है आइए जानते हैं अपने अगले पॉइंट में, जिसका नाम है पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना के कारक। इसका जो पहला पॉइंट है, पाकिस्तान में लोकतंत्र सफल नहीं हो पाया है, पर लोगों में लोकतंत्र का जज्बा मजबूती से कायम है। जैसे पाकिस्तान में एक स्वतंत्र और साहसी मीडिया है, मानव अधिकार जन आंदोलन भी काफी मजबूत है, यानी कि वहां के जो लोग हैं अपने अधिकारों के लिए कई बार बड़े पैमाने पर आंदोलन भी कर चुके हैं। और पाकिस्तान में ज्यादातर लोग ना बच्चों शिक्षित हैं और जागरूक हैं, ठीक है। इन्हीं कारणों से वो लोग लोकतंत्र का समर्थन करते हैं और पाकिस्तान में बहुत से लोग भारत के लोकतंत्र से प्रभावित हैं, ठीक है। भारत जैसे लोकतंत्र, इसका बच्चों यहाँ पर लोकतंत्र है, भारत जैसे लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान में आए दिन बच्चों हमले होते रहते हैं और वहां के जो लोगों की ना शांति भंग होती रहती है और पाकिस्तान में ज्यादातर लोग शांति चाहते हैं और वो इस हमले का जिम्मेदार सेना को मानते हैं। इसलिए ज्यादातर वहां के जो लोग हैं वो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं और सेना का विरोध करते हैं। इन सभी कारणों से लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है, इसीलिए बच्चों बार बार वहां पर लोकतंत्र भी आ जाता है। तो वहां पर एक जैसी शासन प्रणाली कायम नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से कभी वहां पर लोकतंत्र आ जाता है तो कभी वहां पर सैनिक शासन आ जाता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है बच्चों, और आने वाली वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे क्लियर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल सके। जय हिंद, जय भारत।